सबऑर्डिनेट ऑफिसर, अंडर ऑफिसर। दोस्तों नमस्कार, मैं सूबेदार मेजर रमेश राम, आरवा देहरादून यूनिट संरक्षक। जो ये सबऑर्डिनेट और अंडर ऑफिसर के बारे में मैंने पिछला एक वीडियो दिया था, इसको अगर हमें अच्छी तरह जानना है तो आज से हमको 45-47 साल पीछे जाना पड़ेगा। सबसे पहले जो आसाम राइफल ऑफिसर हैं, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, कमांडेंट, और उसके बाद में डीआईजी, आईजी और डीजी, ये सारे पुलिस रैंक हैं। लेकिन जो आर्मी के ऑफिसर आते हैं उनको ही खाली कैप्टन मेजर बोलते हैं। लेकिन हमारे जितने रैंक दिए हैं ये रैंक सारे पुलिस रैंक हैं ऊपर तक। अब रही नीचे वाली लेवल की बात। राइफलमैन, लेफ्टिनेंट था, नायक था, उसके बाद हौलदार तो अभी भी है, नायक सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी कैप्टन तक के रैंक थे। लेकिन ये वायरस जो था 1986 से फैला था। थोड़ा थोड़ा आस्ते 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 इन वायरसों को फैलाना शुरू हुआ था। और एक्चुअली जो है 90 के लगभग में ये एक लेटर है तो वो लेटर जो है जितने ऑनरी रैंक हैं उनको सब समाप्त कर दिया गया। ये भी एक सीपीओ के नज़दीक ले जाने का तरीका था और एक वायरस था ये। तो अगर हम उससे पीछे जाते हैं, जब आसाम राइफल ऑफिसर जो असिस्टेंट कमांडेंट होता था या 78, 79, 80 तक भी रहा, ये सब आसाम राइफल में कोई कंपनी नहीं थी। कंपनी की बदली में विंग थी और विंग में नीचे सब विंग होती थी। सब विंग का जो ओसी होता था वो असिस्टेंट कमांडेंट या कैप्टन होता था और जो विंग होती थी उसका कमांडर मेजर या जो भी है मेजर ही होता था खास करके। तो उस समय में खास करके जो आसाम राइफल के ऑफिसर होते थे उनको न राशन लागू था और न उनको नंबर, कोई आजकल यार्ड नंबर होता है, उन दिनों कोई यार्ड नंबर नहीं था उनका। और हफ्ते में कम से कम 3 दिन या 4 दिन ऐसे वो ड्रेस लगाते थे, नहीं तो बाकी सिविल ड्रेस में रहते थे। और पूरी कोई मतलब आर्मी की जो ऑफिसरों की सुविधा थी ये सुविधा उनको नहीं थी। और सब विंग कमांडर, अगर विंग कमांडर छुट्टी चले जाता है तो उसकी जगह जो 2IC है 2IC को रख दिया जाता था। लेकिन सब विंग कमांडर से ऑफिसर या वहाँ असिस्टेंट कमांडेंट को बुला करके उसको कमान नहीं दी जाती थी। और जब अगर पे कलेक्शन के लिए जाते थे तो इवन जेसीओ पे में कलेक्शन में साइन कर लेता था, लेकिन आसाम राइफल ऑफिसर को पे कलेक्शन की अथॉरिटी नहीं थी। और यहीं से ये इतिहास बनता है। और उसके बाद जब जनरल सुशील कुमार हमारे पहले डीजी आए, जिसको हम गॉडफादर ऑफ आसाम राइफल कहते हैं, और मेरा चैनल का नाम भी मैंने वही रखा हूँ, गॉडफादर आसाम राइफल, गॉडफादर सुशील कुमार। तो उन्होंने ये सब चीज़ों को देखते हुए ये सब सुविधा दी सभी को, एक जवान से लेकर के आसाम राइफल के अफसर तक को ये सारी सुविधाएं दी। और उसके बाद में एक ये खास करके आसाम राइफल का जो पिछले कई सालों से 150 सालों से, उस समय में 1985 में जो 150वीं वर्षगांठ बनाई गई थी आसाम राइफल की,
उस समय में हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने आकर के शिलोंग में आसाम रेजिमेंट के ग्राउंड में एक फ्लैग प्रेजेंटेशन किया था आसाम राइफल को, राष्ट्रपति फ्लैग। तो ये इसके बीच का 1979 से लेकर के 1900 तकरीबन 85-84 तक ये आसाम राइफल का एक स्वर्णिम युग था, सुनहरा काल था। पिछले 150 साल में आसाम राइफल में ऐसा ऑफिसर कोई भी नहीं आया था। तो इसीलिए उसके बाद जो सुशील कुमार साहब के जाने के बाद जो पहले दूसरे तीसरे डीजी आए, उन्होंने तो खुद आकर के भी बोला, दरबारों में भी बोला हमारे जो सुशील कुमार साहब थे, उन्होंने तो आसाम राइफल को इतना दे दिया कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने बहुत दिया, लेकिन आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद में 1985 1986 से लेकर के ये जो पे कमीशन था, 4 पे कमीशन, इसमें बहुत सारी अंदर से सुगबुगाहट होने लगी, पोस्टर लगने लगे। उसके बाद में हमारे पता नहीं अब कौन अधिकारी ऐसे थे जो आसाम राइफल के इस पे कमीशन के बारे में बात करने के लिए इसका पूरा डाटा लेकर के दिल्ली गए थे। वो कहाँ मिले, किसी मिले, घर में जाके कोई तो कहता है कि वो घर में गए थे, घर ही में भूल गए, वहाँ गए ही नहीं पे कमीशन में। और उस टाइम में जो था आसाम राइफल को सीपीओ की तर्ज पर, यानी कि दिल्ली पुलिस की तर्ज पर उनको पे एंड अलाउंस दिए गए और उनको सीपीओ का महत्वपूर्ण जितना भी था सारा सीपीओ का दिया गया। लेकिन हमारे किसी कमांडर ने, जो भी कमांडर होते हैं, उनका काम होता है अपने से नीचे वाले जवान को उनका अधिकार दिलाना, उनका हक दिलाना, उनके हक के लिए लड़ना। लेकिन वहां पर जो दिल्ली पुलिस दिल्ली में रह करके वो काम करती है उसको, और जो 24 हॉर्स यानी कि पूरी की पूरी सर्विस जंगलों में रह करके, बूट नहीं खोलता है, बेल्ट नहीं खोलता है, कपड़ा नहीं खोलता, हथियार साथ रख के सोता है। सिर्फ जब छुट्टी जाएगा या टीडी कहीं जाएगा, उसी टाइम में वो उन सब चीजों को, हथियार को, बूट बेल्ट को दूर रखता है। कितने अच्छे थे हमारे जो भी उस समय के डीजी थे या हमें कमांड करने वाले जो उच्च पदों पर थे, और जो ये खास करके पे कमीशन का बोर्ड लेके दिल्ली गए थे, क्या उन्हें दिखाई नहीं दिया कि दिल्ली पुलिस दिल्ली में रहती है? दिल्ली तो एक देश की राजधानी है। दूसरा, आसाम राइफल जो है कि वहाँ के बहुत बड़े क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जंगलों में रहती है। यहाँ पर हमारे कमांडरों ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। अब मैं आता हूं जो खास करके हमारे बीच में हमारे आपसी मतभेद बने हैं, और तभी से ये हमारे आपसी मतभेद भी बने हैं। हमारा किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारा ना किसी कलर के साहब लोगों से दुश्मनी है, ना हमारा किसी आसाम राइफल अधिकारी से दुश्मनी है, और ना हमारा किसी आर्मी अधिकारी से दुश्मनी है। हमारे सिर्फ हमारी हक की लड़ाई है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 19 वो अधिकार हमें भी देता है, जो अधिकार के बदौलत हमारे सारे आसाम राइफल के सेंट्रल कैटेगरी वालों ने कोर्ट केस लड़के अपने सारे अधिकार ले लिए। वो अधिकार जीडी को भी देता है, राइट टू लाइफ। अपनी लाइफ के लिए क्या करना है उन्हें, उनका फैसला करना उनके हाथ में भी है। लेकिन वो बूट बेल्ट कसे होने की वजह से वो बेचारे वो नहीं कर पाए, नहीं कर सके, क्योंकि उनके लिए करने वाला तो दूसरा था। धोखाधड़ी तो उन्होंने की है, उनके लिए करने वाला जो ऑफिशियल स्टाफ है और जो अधिकारी है, उन्होंने वो धोखाधड़ी करी है उनके साथ में। और आज भी जो ये सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, क्या चीज ये सबऑर्डिनेट ऑफिसर का मतलब है जेसीओ। सीपीओ में उन्हें जो जेसीओ रैंक होता है,
खास करके उसमें नायक सूबेदार, सूबेदार मेजर तक अभी के वर्तमान में ये सब जिसको हम जेसीओस बोलते हैं वो उसके अंडर आते हैं, सबऑर्डिनेटेड ऑफिसर। और जो उसके अलावा जो ये खास करके नुकसान किसको हुआ है, वारंट ऑफिसर को। जो अंडर ऑफिसर बोला है जिसको हम वार्स बोलते हैं, हम लिखते हैं वार्स। और ये जो जितने भी और सीपीओ फोर्स हैं उनमें क्या बोलते हैं, अंडर ऑफिसर। तो इसीलिए इसमें नुकसान, इसी को फिर किसको नुकसान हुआ है, जो खास करके वारंट ऑफिसर को घटा करके इन्होंने मतलब वार्स की श्रेणी में रखा है। क्या आप उनके जो 7 बोतल रम मिलते हैं उन्हें सारी सुविधाएं मिलती हैं, ये सुविधा मैनेज कर दोगे, या इनको अगर हमको सबऑर्डिनेट ऑफिसर में रख रहे हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिसर का मतलब है जैसे तो हमारे नायक सूबेदार, सूबेदार मेजर लिखना बंद कर दोगे, ये हटा दोगे। ये जो खिचड़ी बनी हुई है पहले से, इस खिचड़ी को साफ करने के लिए, ठीक है, हमें सीपीओ में जाने भी कोई तकलीफ नहीं है। सीपीओ का जो अधिकारी होता है वो चाहता है कि मेरा जवान 60 साल कैसे नौकरी करे। भाई अगर हमको सीपीओ में रख रही हो तो ठीक है ना, सीपीओ का अधिकारी आना चाहिए। नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि आर्मी कमान से हम दूर जाए। हमें पुलिस कहने से हमें तो लगता है कि कोई हमें गाली कर रहा है, हमारा तो मन खराब होता है आज तक, क्योंकि हमने पुलिस शब्द तो सुना ही नहीं है, सीपीओ शब्द तो सुना ही नहीं है, हमने सीपीओ में रहे ही नहीं है। हम हमारे सारे जितने भी हमारे एडम बंदोबस्त कोर्स कैडर जितने हैं, हमारे जितने ट्रेनिंग एड है सारे ये तो आर्मी से होते हैं। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये फैसला होगा एक दिन, ऐसा नहीं है फैसला नहीं होगा। या तो पुलिस में जाना है, आईपीएस आएंगे, नहीं तो हम आर्मी ऑफिसर अगर हमें नहीं छोड़ते हैं तो हम भी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारा कोई विरोध नहीं है उनसे, लेकिन हमें अपनी सुविधा से विरोध है। मैं बाकी न कहकर यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।